है। ओके, तो जीएसटी में जहां तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद अब आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी की, यानी जीएसटी में पेमेंट किस तरीके से होती है। तो ये भी एक समझने वाली चीज है, क्योंकि जीएसटी की पेमेंट ऑनलाइन होती है, तो किस तरीके से पेमेंट आखिर की जाती है। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय द नॉर्मल टैक्स पेयर इज टू बी डन ऑन मंथली बेसिस। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी रेगुलर डीलर हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए गवर्नमेंट को एकदम क्लियर निर्देश है कि उनको जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो हर महीने करनी है, बाय द 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी हर महीने की 20 तारीख को लास्ट मंथ का जो भी उनका जीएसटी बनेगा उतना उनको पेमेंट करना होगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर विल नीड टू पे टैक्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब देखिए, एक तो रेगुलर डीलर थे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर था। अब वो जो डीलर हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में है, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिशन डीलर, ठीक है, उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या है, उनको टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, तो उनको क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करनी है। क्वार्टरली का मतलब यहाँ पे है 3 महीने पे एक बार। टाइमिंग ऑफ पेमेंट विल बी फ्रॉम 00 hours टू 2000 आवर्स, यानी रात के 8 बजे तक ये पोर्टल खुला है 20 तारीख तक, और रात के 8 बजे तक हम जो भी जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं उनको यहाँ पे पेमेंट कर देनी होती है। इन केस अ टैक्सेबल पर्सन फाइल रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास जब भी टैक्स की बात आती है तो एक टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को दो चीजें जमा करनी होती हैं, ठीक है। पहली चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चालान, यानी कि टैक्स की जो पेमेंट है वो, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है जो आप टैक्स जमा कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको देना है। जैसे मान लीजिए जीएसटी की पेमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो जीएसटी मान लीजिए हम 2,000 रुपए जीएसटी के रूप में अगर आप जमा कर रहे हैं, तो ये जो 2,000 है इसकी कैलकुलेशन आपने किस तरीके से की, यानी आपका कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, रिटर्न कितना हुआ, ये पूरी डिटेल जो है वो भर के भेजनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न। ओके, तो गवर्नमेंट के पास दो चीजें जमा होती हैं, एक होता है चालान यानी कि टैक्स की पेमेंट होती है, और दूसरा उसका डिटेल भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन है, इन केस टैक्सेबल पर्सन फाइल रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कोई व्यक्ति अगर टैक्स की पेमेंट नहीं करता है लेकिन रिटर्न भरता है, तो उसका जो पेमेंट रिटर्न है वो माना नहीं जाएगा। द रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड ए वैलिड रिटर्न। तो यानी कि पहले पेमेंट करनी है और उसके बाद उसका रिटर्न भी आपको फिल आउट करना है। अब आते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की, यानी कि जीएसटी की जो पेमेंट है वो होती किस तरह से आखिर। तो ई लेजर के बारे में हमें समझना है। देखिए, ई लेजर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेजर, यानी होता क्या है जीएसटी में, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम में आपका एक पोर्टल बन जाता है जिसमें एक वैलेट मिलता है, वहां पे आप पैसा पहले जमा करते हैं, फिर उस पैसे से आप जहां चाहे वहां शॉपिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का पोर्टल है, ठीक है। जीएसटी में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां पे दो चीजें आपको दिखाई देंगी। एक, आपके हाथ में इस वक्त कितना कैश है, यानी आपके पोर्टल पे कैश में कितना पैसा है, और आपको इस महीने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो भी हम परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय जो टैक्स की पेमेंट हम ऑलरेडी कर देते हैं उतने का हमें बाद में क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेजर आपको दिखाई देंगे, एक कैश का लेजर दिखाई देगा पोर्टल पे, जहाँ पे आपको दिखेगा आपका कितना पैसा वहां पे ऑलरेडी जो कि जमा कर है वहां पे, तो कैश का बैलेंस आपको दिखता रहेगा, और दूसरा, इस महीने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलना है वो वहां पे आपको शो होता रहेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, in addition, each taxpayer shall also have an electronic tax liability register. इसके अलावा एक तीसरी चीज आपको दिखाई देगी जिसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर। अब ये टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर में आपको दिखेगा कि आपको इस महीने कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना बाकी है, यानी पेबल कितना है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक कैश का लेजर जिसमें आपका कैश का अमाउंट दिखेगा कि आपके पास पोर्टल पे कितना कैश है, और दूसरा आपको दिखाई देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इस महीने आपको कितने का क्रेडिट मिलने वाला है, और तीसरी चीज जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। Once a taxpayer is registered on common portal GSTN, two e-ledgers, जो कि ऊपर बात हो रही थी, दो ई लेजर आपको दिखाई देंगे, किसका किसका, एक कैश का और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एंड एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर विल ऑटोमेटिकली ओपन एंड डिस्प्लेड ऑन द
ऑन हिज डैशबोर्ड ऑल द टाइम। और एक टैक्स लायबिलिटी का जो रजिस्टर है वो आपको हर समय आपको डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा। अब ये जो पूरी कहानी है वो चलती किस तरीके से है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए कि आपने जितनी भी परचेज की और जितनी भी सेल की महीने में, जैसे एक पूरा महीना, जैसे मान लीजिए आप रेगुलर डीलर हैं तो हर महीने आप बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने का मतलब आप परचेज करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। तो आप करेंगे क्या, बेसिकली हर महीने जितनी भी आप सेल करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप सेल करेंगे तो हर महीना, महीना खत्म हुआ अगले महीने की 11 तारीख तक आपको वो जो सेल की डिटेल है वो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। यानी आपको बताना होगा कि आपने बीते महीने कितने की सेल की है। अब वो जो सेल का आप रिकॉर्ड जो है जैसे ही आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो जिससे भी आपने ये सामान खरीदा है, जिससे भी आपने ये सामान खरीदा है, ठीक है, उसको, उसके पास ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, जिसको भी आपने ये सामान खरीदा है या बेचा है, जैसे मान लीजिए आप सेल की डिटेल अगर आप भर रहे हैं पोर्टल पे, तो आपने बेचा है तो किसी ने तो ये सामान खरीदा होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिसने भी खरीदा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो जैसे ही आप सेल की डिटेल भरेंगे तो सेल की डिटेल में आप कुछ चीजें वहां पे आपको मेंशन करनी होगी। जैसे कि आपने सामान बेचा तो किसको बेचा, उस पार्टी का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीएसटीआर नंबर क्या है, ठीक है, कितने का टैक्स इनवॉइस आपने बनाया, उस पर टैक्स कितना चार्ज किया, टैक्स की अमाउंट कितनी थी, ये सारा डिटेल आपको भर के भेजना है। तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं जीएसटीआर 1, जैसे जीएसटीआर 1 आप भर देंगे तो अगले को, जिसको भी आपने सामान बेचा है उसके लिए तो वो परचेज है। तो जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो उसको दिखने लगेगा अपने पोर्टल पे कि हमारी जो परचेज है, हाँ हमने इनसे परचेज की है। यानी आप बोलेंगे हमने सेल की है तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ हमने इनसे परचेज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है ऑनलाइन पोर्टल पे, सब लोग अपना अपना रिटर्न इस तरह से भरते रहते हैं, ठीक। और अंत में जितना भी इनपुट होता है आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके और जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको गवर्नमेंट को पे कर देना होता है। यही जो कैश का लेजर है, इसी कैश के लेजर से पेमेंट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। पेमेंट करने के मेथड क्या है, थ्रू डेबिट कार्ड। जो ये जो कैश का लेजर है, इस कैश लेजर में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, थ्रू डेबिट और क्रेडिट ledger of the taxpayer maintained on the common portal. Only tax can be paid. इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस कैन नॉट बी पेड बाय डेबिट इन द क्रेडिट लेजर। अब ये जो कैश का लेजर आप देख रहे हैं इससे सिर्फ टैक्स की पेमेंट होगी। अगर आपके टैक्स के ऊपर कोई पेनल्टी बनती है, कोई फीस, एक्स्ट्रा फीस है, तो वो आपको इस कैश के लेजर से आप पे नहीं कर सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे से आपको उसको पे करना होगा। In cash, by debit in the cash ledger of the taxpayer maintained on the common portal, money can be deposited in the cash ledger by different mode. अब उसमें पैसा जमा कैसे होगा, तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या आप आरटीजीएस या नेफ्ट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर पेमेंट इन ब्रांचेस ऑफ बैंक, और अगर आप बैंक में जाके जमा करना चाहें तो काउंटर पे जा करके आप किसी भी बैंक की ब्रांच में पे कर सकते हैं। तो ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जीएसटी, और उन्हीं बैंक में ये जमा होगा जो कि ऑथराइज्ड हैं जीएसटी की पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसी बैंक में आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी रिटर्न। यानी यहाँ तक हम समझने के बाद अब जीएसटी रिटर्न को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन कौन से किसको किस किस टाइम पे कौन कौन सा फॉर्म हमें भरना है। तो फॉलोइंग पर्सन आर नीड टू फाइल जीएसटी रिटर्न। अब ये जीएसटी का रिटर्न जो है किसको किसको भरना है, तो नॉर्मली तो देखिए नॉर्मली तो जिसका भी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया उनको तो भरना ही भरना है, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना ही करना है। इसके साथ साथ अ सप्लायर व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस ₹10 लाख, यानी कुछ सर्टेन केसेस में, ठीक है, जिनका भी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चला जाता है उनको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंटरस्टेट सप्लायर, अब यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लायर का मतलब है टर्नओवर चाहे कुछ भी हो आपका, उससे मतलब नहीं है। अगर आप स्टेट के बाहर सप्लाई करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मस्ट है। इसके अलावा टीडीएस डिडक्टर, यानी कि अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं, किसी का टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन से कोई लिमिट नहीं है कि आपकी ट्रांजेक्शन 10 लाख 20 लाख से ऊपर गई है कि नहीं है, उससे नहीं मतलब है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल परचेस कर रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मस्ट है। इसके अलावा सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रिटर्न फाइल करना है, और जो इनका सहारा लेके अपना सामान बेचते या खरीदते हैं उनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फॉर्म
टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग जीएसटी रिटर्न। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई किस केस में कब कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म के नाम है, GSTR 1, GSTR 2, 3, 4 एंड 9। तो किस केस में कौन सा फॉर्म भरना है, तो देखिए GSTR 1 जो है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो टैक्स की पेमेंट होगी वो होगी कैसे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी कि भाई आपने पूरे महीने में इतनी ही सेल की है, इतनी ही परचेज की है। तो देखिए होता क्या है कि हर महीने की 10 तारीख तक, यानी कि जैसे महीना खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ आया, तो 10 तारीख तक आपको अपनी पूरी सप्लाई का ब्यौरा जो है, यानी जितनी भी आपने सेल की है या जितनी आपने सप्लाई की है, उसका पूरा डिटेल आपको इसी पोर्टल पे जमा करना होता है। GSTR 1 इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो उसमें ये सारी कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि आपने किस पार्टी को सामान बेचा, उसका GSTR नंबर क्या था, आपने कौन सा आइटम उसको बेचा, ठीक है, उसका रेट कितना था, अमाउंट कितना था, उस पर आपने टैक्स कौन सा चार्ज किया, ये सारी डिटेल आपको GSTR 1 में भर के भेजनी है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप GSTR 1 भर रहे हैं, यानी अपनी सेल का जैसे आप ब्यौरा भर रहे हैं, वैसे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो सब जीएसटी के पोर्टल पे ये अपना सेल का ब्यौरा भरेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि आपने, आपके लिए जो सेल है तो ये तो आउटपुट हो गया आपका। ठीक है, अब आपको इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी कैसे मिलेगी, यानी कि जो आपने सामान परचेज किया था उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप अपने सेल का डिटेल भर रहे हैं, वैसे आपने जिससे सामान खरीदा था वो भी अपने पोर्टल पे अपनी सेल की डिटेल भरेगा। तो जब वो सेल की डिटेल भरेगा तो उसमें आपका भी नाम होगा, कि एक नाम वो आपका भी मेंशन करेगा कि आपको भी उसने सामान बेचा है। तो जब आपका नाम वो मेंशन करेगा तो जो परचेज आपसे रिलेटेड होगी, जो सेल आपसे रिलेटेड होगी, वो आपको अपने पोर्टल पे दिखने लगेगी। ठीक है, तो जो आपको पोर्टल पे अपने दिखेगी, आपने आपको आपने जहां जहां से भी परचेज किया होगा सामान, उन सब ने भी जीएसटी रिटर्न फाइल किया होगा। तो जहां जहां से भी आपने परचेज किया होगा, तो GSTR 2, ये जो आप GSTR 2 देख रहे हैं, इसमें आपको अपने इनवर्ट जो परचेज आपने की होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने ए पार्टी से कोई सामान खरीदा, यानी ABCD 4 पार्टियों से आपने सामान खरीदा, तो ये जो चारों पार्टियां हैं ABCD 10 तारीख को अपना रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 1 भरेंगे, मतलब GSTR 1 भरेंगे तो अपनी सेल का डिटेल देंगे कि हमने सेल इतने इतने की सेल की। और ये चारों पार्टियां बोलेंगे कि हमने आपको, यानी मान लीजिए आपका नाम ई है, तो ABCD ये चारों जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ये बताएंगे कि हमने ई को इतने इतने का सामान बेचा है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही वो डिटेल भरेंगे तो आपको अपने पोर्टल पे, ठीक है, GSTR 2 यानी अपनी पूरी परचेज दिखाई देगी। जो जो भी पार्टी आपसे बोलेगी कि उन्होंने आपको सामान बेचा है, वो डिटेल आपको दिखने लगेगी। आपको सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर आपको आप मानते हैं कि आपने उनसे सामान खरीदा है, तो आप उस परचेज पे एक्सेप्ट कर देंगे, यानी हामी भर देंगे कि हाँ मैंने इनसे ये सामान खरीदा था। ठीक है, ए से सामान खरीदा मैंने, बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा। तो जैसे ही आप इस परचेज को एक्सेप्ट करेंगे, तो इस परचेज के ऊपर जो भी आपने टैक्स की पेमेंट की होगी उतने का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको क्रेडिट मिलेगा तो ये जो आउटपुट था, यानी कि जो भी आपकी सेल थी उस पे जो भी आपका आउटपुट टैक्स बना था, उसमें वो इनपुट वाला पैसा माइनस हो जाएगा। फिर देखिए एक फॉर्म आता है GSTR 3, ये मंथली रिटर्न का फॉर्म है, जो कि हर महीने की 20 तारीख तक आपको फाइल कर देना है। ठीक है, अब ये जो मंथली रिटर्न है इसमें सेल परचेज दोनों की डिटेल रहती है। फिर GSTR 4 है, क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपोजिट डीलर। अब ये जो ऊपर वाले तीनों आप देख रहे हैं, ये रेगुलर डीलर के लिए, यानी कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनको GSTR 1, 2 और 3 भरना है। GSTR 4 किसके लिए है, तो ये कंपोजिट डीलर के लिए। अब इनको जो रिटर्न फाइल करना है वो क्वार्टरली जमा करना है, यानी 3 महीने में एक बार। तो GSTR 4 जो है कंपोजिट डीलर के लिए, इनको कब भरना है, 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जब क्वार्टर खत्म होगा, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो जुलाई के 18 तारीख तक इनको ये GSTR 4 भर देना है। और इसके अलावा GSTR 9 ये सबके लिए है, यानी कंपोजिट हो चाहे रेगुलर हो, सबको एक एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। एनुअल रिटर्न GSTR 9 में जाता है, तारीख है 31 दिसंबर। ठीक है, ये डेट है, इस तारीख तक आपको जमा करना होता है। ओके, और एक लास्ट हमारा जो बचा है पेज, ओके पेज नंबर 8, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये पेनल्टी वगैरह के बारे में है कि अगर आप रिटर्न वगैरह समय से नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा आपके साथ। ओके, देखिए
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इन जीएसटी। ठीक है, अगर आप जीएसटी का जो भी पेपर वर्क है, यानी जीएसटीआर 1 2 3 4, ये जो रिटर्न है, ये आप फाइल नहीं करते हैं, समय से चालान जमा नहीं करते हैं, यानी गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं, या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो होगा क्या आपके साथ। ठीक है, तो देखिए, पहला तो है लेट फीस लगेगा या इंटरेस्ट, यानी अगर आप डिले कर रहे हैं पेमेंट करने में या रिटर्न फाइल करने में, तो आपके ऊपर लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज होगा। फेलियर टू फर्निश रिटर्न, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप रिटर्न भरने में, मतलब जो तारीख थी वो निकल गई, आप रिटर्न भर ही नहीं पाए, ठीक है, फेल हो गया रिटर्न भरने में, तो उस केस में क्या होगा। क्वार्टरली फॉर कंपोजिट स्कीम, अब्लिक मंथली अंडर रेगुलर स्कीम। देखिए, अगर आप कंपोजिट डीलर हैं तो ये जो नीचे जो चार्जेस हैं वो क्वार्टरली लगेंगे, और अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो ये जो नीचे चार्जेस हैं वो मंथली लगेंगे। 100 पर डे फॉर एवरी डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹5,000, यानी अगर मान लीजिए रिटर्न भरने की तारीख निकल गई और आपने रिटर्न नहीं भरा, तो पर डे जितना भी दिन और बीतेगा, हर दिन 100 का फाइन आपका चार्ज होगा, और मैक्सिमम ये फाइन कहाँ तक जाएगा, ₹5,000 तक जाएगा, ये मैक्सिमम है। ठीक है, एनुअल रिटर्न, अगर आप एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 नहीं भर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 100 पर डे फॉर एवरी डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, ऊपर देख रहे थे आप 5,000 तक की लिमिट है, यानी 5,000 तक की ये फाइन मैक्सिमम इम्पोज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका एनुअल टर्नओवर होगा, ठीक है, अब सपोज करिए आप कंपोजिट डीलर है, तो टर्नओवर आपका नो डाउट की 20 लाख से ऊपर होगा, 30 लाख होगा, 40 लाख होगा, 50 लाख होगा, तो उसका 0.25% मैक्सिमम इतना यहाँ पे ये चार्जेबल होगा। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर आप मान लीजिए रिटर्न और चालान समय से नहीं भरते हैं और लगातार नहीं भर रहे हैं, तो आपका जो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो देखिए, रेगुलर स्कीम, इफ रिटर्न आर नॉट फर्निश्ड फॉर 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, राइट। 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का मतलब है लगातार 6 महीने से। अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो भाई आपको जो रिटर्न है और जो चालान है वो हर महीने भरना था, और लगातार पिछले 6 महीने से आप भर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ना चालान भर रहे हैं ना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत आते हैं यानी कंपोजिट डीलर है, तो इफ रिटर्न आर नॉट फर्निश्ड फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर से अगर आपने जमा नहीं किया है, ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा फाइन भी चार्ज होगा। ठीक है, अगर आपके टैक्स इवेशन का मतलब है टैक्स में आप गड़बड़ी करते हैं, टैक्स में चोरी करते हैं, पाए जाते हैं, तो 10,000 और एन इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, यानी जितने का आपने घोटाला किया है, घपला किया है, वो अमाउंट, या फिर 10,000 रुपया, ये आपका फाइन लगेगा। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है, फाइन विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन विद स्लैब रेंजिंग फ्रॉम 25 lakhs to 500 lakh। यानी आपका फाइन तो लगेगा लगेगा, साथ में अगर आपने बड़े अमाउंट का कोई घपला किया, फ्रॉड किया है, तो फिर आपको मान के चलिए जेल भी हो सकती है। तो इसको, जीएसटी को हल्के में नहीं कोई लेता है, और समय से इसका सब लोग रिटर्न और चालान फाइन करते हैं, क्योंकि इस पे काफी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो है। क्योंकि अब पहले क्या था, कई सारे टैक्सेस थे तो लोग इधर उधर करके दाएं बाएं होके बच भी जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही टैक्स लगाना है, वो है जीएसटी, तो बड़ी कड़ाई से इसका पालन होता है। तो ये तो हो गया जीएसटी की बेसिकली थ्योरी। ठीक है, और अब जीएसटी का प्रैक्टिकल की बात करें तो जीएसटी का प्रैक्टिकल हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो।